आज के इस नए डीप ड्राइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले ना, वो सिर्फ किसी रोजगार की एक आम सूचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो देखा जाए तो उन लाखों युवाओं के सपने से जुड़ा है जो खाकी वर्दी पहनने की चाहत रखते हैं। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड 2025 की आगामी भर्ती की, और आज हमारे सामने एक बहुत ही विस्तृत और शानदार प्रेजेंटेशन डेक है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। यहाँ 41,000 से अधिक पदों का लक्ष्य रखा गया है। मतलब सोचकर ही लगता है कि कितना बड़ा मौका है। हाँ, वही तो। और इसलिए आज हमने सोचा कि इस पूरे स्टडी पैक को एक एक करके समझा जाए, क्योंकि हमारा आज का एकदम क्लियर फोकस है कि हम स्लाइड के हिसाब से वॉइस ओवर बनाएंगे। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ताकि जो लोग भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर वैसे भी अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें एक पूरा ऑडियो गाइड मिल सके। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरे प्रेजेंटेशन को बारीकी से देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ पदों की संख्या देखते हैं और फॉर्म भर देते हैं, पर उसके पीछे की रणनीति नहीं समझ पाते। हाँ, ये बहुत आम बात है। इसलिए आज हम जो करने वाले हैं वो ये है कि इन अलग-अलग तथ्यों को आपस में जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इन सब का आपस में कनेक्शन समझा सकूं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चीज से शुरुआत करते हैं जो आम किसी भी नौकरी का सबसे बड़ा आकर्षण होती है, नौकरी की रूपरेखा और वेतन। एग्जैक्टली। तो स्लाइड 2 और 3 पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दी गई है, एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड की ड्यूटी के बीच का अंतर। और हम लोग आमतौर पर इन दोनों को एक ही चश्मे से देखते हैं। हाँ, पर अंतर बहुत बड़ा है। कांस्टेबल की ड्यूटी आमतौर पर घर से 150 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर होती है, और टेक्निकली ये 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है। लेकिन इसके ठीक उलट देखिए, होमगार्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी पोस्टिंग अपने ही गृह जनपद या तहसील में होती है और ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की फिक्स है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सच कहूं तो होमगार्ड की नौकरी को सबसे ज्यादा खास यही बात बनाती है। आजकल हर कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है। बिल्कुल, हर किसी को चाहिए वो। और एक वर्दीधारी सुरक्षा बल की नौकरी में अपनी ही शहर या अपने ही घर के पास रहकर काम करने की सुविधा मिलना, ये बहुत दुर्लभ बात है। बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप समाज की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, पर साथ में अपने परिवार और बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी भी आराम से निभा सकते हैं। और 8 घंटे की शिफ्ट का फायदा ये भी है कि अगर कोई आगे की पढ़ाई करना चाहे तो उसके पास टाइम बचता है। एकदम सही कहा। अब ज्यादा वक्त मिलता है अपने लिए। आप थोड़ा फाइनेंशियल साइड देख लेते हैं, जो स्लाइड 3 में दिया है। आंकड़े काफी अच्छे हैं। एक होमगार्ड को 948 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है, जिसमें 600 रुपए बेसिक है और बाकी डियरनेस अलाउंस यानी डीएस शामिल है। हाँ, तो अगर सीधा से हिसाब लगाएं 30 दिन की ड्यूटी पर, तो महीने का अनुमानित वेतन लगभग 29,000 रुपए के आसपास बन जाता है। 29,000 का शुरुआती वेतन, वो भी अपने शहर में रहते हुए, ये आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आपका बाहर रहने और खाने का खर्चा बच जाता है। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवर भी है स्लाइड में। ऑन ड्यूटी किसी अनहोनी या मृत्यु की स्थिति में 40 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है, और HDFC बैंक के माध्यम से और भी सुविधाएं हैं। ये दर्शाता है कि विभाग अपने जवानों के भविष्य को लेकर कितना गंभीर है। जब नौकरी जोखिम भरी होना, तो परिवार की सुरक्षा का आश्वासन एक इंसान को अपना काम निष्ठा से करने का मानसिक सुकून देता है। सही बात है। तो आइए, ये सब फायदे तो क्लियर हो गए। अब आते हैं स्लाइड 4 पर। सवाल यह है कि इस वर्दी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मतलब योग्यता और परीक्षा का पैटर्न क्या है। योग्यता तो बहुत ही बुनियादी रखी गई है। उम्मीदवार को केवल 10वीं पास होना चाहिए और उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब 41,000 से ज्यादा पदों के लिए मिनिमम योग्यता 10वीं पास होने का सीधा सा अर्थ ये है कि कंपटीशन बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। हाँ, फॉर्म तो लाखों भरे जाएंगे। करती है वो इसका परीक्षा पैटर्न है। 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के लिए, और टाइम होगा पूरे 2 घंटे। और सबसे बड़ी बात, पूरा पेपर सिर्फ जनरल नॉलेज यानी जीके पर आधारित है। मतलब कोई जटिल मैथ्स नहीं, कोई मुश्किल इंग्लिश ग्रामर नहीं, पूरा फोकस जीके पर। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला लगता है मुझे। अगर आप सोचें कि ऐसा क्यों किया गया है, तो आपको समझ आएगा कि प्रशासन को ऐसे लोग चाहिए जो अपने आसपास की दुनिया, अपने राज्य और समाज को लेकर जागरूक हों। हाँ, उन्हें सिर्फ रटने वाले लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल। 10वीं पास योग्यता होने पर उन्हें एक फिल्टर की जरूरत होती है। ऐसी परीक्षा
जो किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक समझ को परखे। जिसे अपने इतिहास और भूगोल की समझ होगी, उसके सफल होने के चांस ज्यादा होंगे। मुझे ये नजरिया बहुत पसंद आया। और क्योंकि देखिए, ये परीक्षा यूपी की है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का जीके सबसे ज्यादा मायने रखेगा। हाँ, लोकल नॉलेज तो मस्त है। तो आते हैं स्लाइड 5 और 6 पर, जहां उत्तर प्रदेश पर एक नजर डाली गई है। स्लाइड के हिसाब से यहां बताया गया है कि यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश तक का सफर, ये पता होना ही चाहिए। बिल्कुल। और राज्य के प्रतीकों की बात करें तो पशु है बारासिंगा, पक्षी है सारस और पुष्प है पलाश। देखिए, इन बुनियादी बातों को जानना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। जब आप अपने राज्य को एक वर्दी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारस या पलाश सिर्फ प्रतीक नहीं रह जाते, ये उस भौगोलिक पहचान का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं। और भूगोल और प्रशासन की बात करें जो स्लाइड 6 में है, तो राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है और यूपी को 18 मंडलों और 75 जिलों में बांटा गया है। 75 जिले, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। हाँ, और विधानसभा की 403 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां गंगा और यमुना हैं। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें, तो एक होमगार्ड के तौर पर जब आपकी ड्यूटी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जिला किस मंडल में आता है। गंगा और यमुना सिर्फ नदियां नहीं है, ये पूरे राज्य की इकोनॉमी को चलाती हैं। और ऐसी जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट के वक्त बहुत काम आती है। एकदम सही। चलिए अब स्लाइड 7 और 8 की तरफ बढ़ते हैं, जहां इतिहास की बात की गई है, प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक। और यहाँ आकर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतिहास के बिना तो सामान्य ज्ञान अधूरा ही है। हाँ, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में एक सवाल है कि अशोक के तोपरा और मेरुत अभिलेखों को दिल्ली कौन लाया था। स्लाइड कहती है फिरोज शाह तुगलक। उसके अलावा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। और शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में की थी। हाँ, 1674 में। ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। और जानते हैं इन तथ्यों को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? उन्हें आज के संदर्भ से जोड़ना। जैसे फिरोज शाह तुगलक का उन स्तंभों को लाना, ये दिखाता है कि शासक हमेशा से पुरानी महान सत्ताओं के साथ खुद को जोड़ना चाहते थे, अपने आप को वैलिड साबित करने के लिए। हाँ, और मेरठ तो यूपी का ही हिस्सा है। और चंद्रगुप्त मौर्य या शिवाजी की बात करें तो इनका प्रशासनिक ढांचा बहुत बेहतरीन था, इसलिए इन पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल। अब आधुनिक भारत पर आएं तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और हम सब जानते हैं कि ये आग मेरठ से ही लगी थी। यूपी की जमीन का कितना बड़ा योगदान है। हाँ, और स्लाइड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देवबंद आंदोलन जो 1866 में शुरू हुआ था। और साहित्य में अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और बंगाल के कट्टरपंथी नेता के रूप में बिपिन चंद्र पाल का नाम दिया गया है। जब कोई युवा खाकी वर्दी पहनता है तो उसे ये गर्व होना चाहिए कि वो उस जमीन की हिफाजत कर रहा है जहां से आज़ादी की पहली आवाज उठी थी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ का संघर्ष, इन चीजों की डीपली समझ होना जरूरी है। वही बात है, रूट्स को जानना। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की व्यवस्था पर आते हैं। स्लाइड 9 पर राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पर फोकस है। पॉलिटी तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का दिल होती है। बिल्कुल। यहाँ बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और संसद का मतलब क्लियर किया गया है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर इसमें एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, अगर राज्यपाल किसी वजह से अनुपस्थित हों तो कार्यभार कौन संभालता है? यही बात स्लाइड में बहुत क्लियर दी गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। हाँ, ये रूल हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने प्रशासन में किसी भी वैक्यूम यानी खाली जगह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। स्टेट का टॉप मोस्ट पोस्ट कभी खाली नहीं रह सकता। सही पकड़ा आपने। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 10 और 11 पर, जहां भूगोल और विज्ञान के बारे में बात है। ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ओजोन परत के क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs हैं। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। हाँ, और यही 6 घंटे जोड़कर 4 साल में लीप ईयर बनता है। इसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बढ़िया लोकल कनेक्शन, पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन तिलहन और सरसों से जुड़ी है। ये यूपी के लिए बहुत रेलेवेंट है।
यूपी एक बड़ा कृषि प्रधान राज्य है और सरसों के खेत तो यूपी की एक पहचान है। पीली क्रांति का सीधा असर यहाँ के किसानों पर पड़ता है। और अर्थ डे की जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि एज अ होम गार्ड आप बाहर फील्ड में काम करते हैं, मौसम का असर सीधा आप पर पड़ता है। बिल्कुल। और विज्ञान के सवाल तो वैसे कई लोगों को थोड़े टफ लगते हैं, खासकर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। हाँ, पर इस स्टडी पैक में जनरल साइंस के बड़े ही व्यवहारिक सवाल हैं, जैसे विटामिन शब्द कैज़मीर फंक ने गढ़ा था, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला कैरियर हीमोग्लोबिन है और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता नापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। इन सवालों का मेन मकसद ये नहीं है कि आप साइंटिस्ट बन जाएं, ये बस आम समझ को टेस्ट करते हैं। जैसे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए वो बल्ब में लगता है। आसान शब्दों में कहें तो ये अप्लाइड साइंस है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। एग्जैक्टली। और जब आप पूरा दिन ड्यूटी पर सड़कों पर बिताते हैं तो मौसम और आर्द्रता के इस हाइग्रोमीटर कॉन्सेप्ट की थोड़ी समझ होनी ही चाहिए। चलिए अब आते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर। स्लाइड 12 और 13 में इनका जिक्र है। यहाँ पर कंप्यूटर और अर्थव्यवस्था के ऐसे शब्द हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं पर जरूरी हैं। जैसे मैलवेयर कहा जाता है, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। हाँ, जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में एक कंसेप्ट दिया है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और साथ ही लिखा है कि भारत की आर्थिक योजना समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित रही है। और इसके साथ टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र का भी जिक्र है, जिसमें बैंकिंग और परिवहन जैसी सेवाएं आती हैं। अब एक होम गार्ड के लिए ये सब जानना क्यों अहम है? देखिए, आजकल सुरक्षा का मतलब सिर्फ फिजिकल पेट्रोलिंग नहीं है। साइबर ठगी हर दूसरे दिन होती है। अगर आपको मैलवेयर जैसे शब्द पता हैं, तो आप आम जनता को और बेहतर तरीके से जागरूक कर सकते हैं। और FDI का जहां तक सवाल है, जब कोई विदेशी कंपनी किसी जिले में आती है तो उसकी सुरक्षा में आखिर लोकल सुरक्षाकर्मी ही तो लगते हैं। ये बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले नेतृत्व की बात करते हैं। स्लाइड में यूपी मंत्रिमंडल 2024 और 25 का पूरा विवरण है, और ये हम बिल्कुल प्योरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हाँ, परीक्षा में करंट अफेयर्स के रूप में ये बहुत पूछा जाता है। स्लाइड के अनुसार CM योगी आदित्यनाथ जी के पास गृह, नियुक्ति और राजस्व जैसे विभाग हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी ग्राम्य विकास देखते हैं। सुरेश कुमार खन्ना जी के पास वित्त एवं सांसदीय कार्य है, और स्वतंत्र देव सिंह जी के पास जल शक्ति विभाग है। ये जानना इसलिए सबसे जरूरी है क्योंकि होमगार्ड और पुलिस का पूरा विभाग गृह मंत्रालय के ही अंडर आता है। एक परीक्षार्थी के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आपका विभाग कौन संभाल रहा है और प्रशासन का ध्यान किन क्षेत्रों पर है। सही कहा। और अब हम इस शानदार प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्से स्लाइड 14 पर आगे हैं। इसमें खेल और विविध जानकारी दी गई है। क्रिकेट से जुड़ी खबर है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता विदर्भा रहा है। और पुस्तक की बात करें तो सानिया मिर्जा की किताब एस अगेंस्ट ऑड्स का जिक्र है। हाँ, बहुत ही पॉपुलर बुक है ये। हेल्थ अवेयरनेस के हिसाब से विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और आखिरी पॉइंट है कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में, जो आंध्र प्रदेश का पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य है। सच कहूं तो ये जो मिसलेनियस या विविध तथ्य होते हैं ना, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। और मुझे वो किताब का नाम बहुत इंस्पायरिंग लगा, एस अगेंस्ट ऑड्स। हाँ, इसका मतलब ही है सारी मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद जीतना। जब लाखों बच्चे इस 41,000 पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो वो एक तरह से मुश्किलों के खिलाफ ही तो लड़ रहे होंगे। क्या बात है, यह आपने बहुत ही प्रेरणादायक एंगल निकाल दिया। तो अब हमने इस पूरे स्टडी मटेरियल और प्रेजेंटेशन का स्लाइड दर स्लाइड एकदम विस्तृत विश्लेषण कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। हमने ये देखा कि ये भर्ती सिर्फ एक फॉर्म भरने तक सीमित नहीं है। ये अपने ही जिले में रहकर स्थायित्व और सम्मान पाने का कितना बड़ा मौका है। और 100 नंबर के इस परीक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सबकी अच्छी समझ बनानी होगी। यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जनरल नॉलेज कोई बोझ नहीं है, ये आपके आसपास की दुनिया को समझने का जरिया है। जो इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी नौकरी की जिम्मेदारी से जोड़कर देखेगा, उसका एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और अब आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सभी सुनने वालों के सामने एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल रखना चाहता हूं। आज हमने इस ऑडियो गाइड में मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी और FDI जैसी आधुनिक बातों पर चर्चा की। हाँ, की थी। दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, पर जरा सोचिए,
जब जमीन पर कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो या कानून व्यवस्था की कोई खराब स्थिति, क्या उस वक्त कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या विदेशी निवेश आम आदमी की रक्षा करने आता है? बिल्कुल नहीं, उस वक्त तो इंसान ही काम आते हैं। एग्जैक्टली उस वक्त जो सबसे बड़ा रक्षा कवच बनता है वो वहीं स्थानीय होमगार्ड होता है। एक ऐसा जवान जो अपने जिले की एक एक गली, एक एक सड़क और वहां के लोगों की रग रग से वाकिफ होता है। बहुत ही गहरी बात कही है आपने। तो इस आधुनिक और डिजिटल दौर में क्या ग्राउंड लेवल का ये लोकल नॉलेज ही हमारा सबसे अचूक और कीमती हथियार नहीं बन गया है? इस विचार के साथ मैं आप सबको छोड़े जा रहा हूं। इस पर जरूर सोचिए कि एक होमगार्ड की असल ताकत उसकी किताबी जानकारी नहीं, बल्कि उसकी लोकल और व्यवहारिक समझ होती है। और यही समझ उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अपना कीमती समय देने और इस विश्लेषण में हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नई और जागरूक नजर से देखते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए डीप डाइव के साथ।